हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपके एग्जाम में एक शॉर्ट वेटेज रखता है, लगभग 12 नंबर तक का ये अकेला चैप्टर आ जाता है। अब इसका जो ये 12 नंबर का वेटेज रहता है उसका अगर आप ब्रेकअप समझो तो जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें दो आते हैं आपके MCQ क्वेश्चंस जो 1 नंबर ईच के होते हैं। एक इसमें जनरली आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहा होता है, और इसमें फिर एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके जनरली 2 पार्ट्स बनाकर क्वेश्चन देते हैं आजकल, यानी कि 3 और 3 करके। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसमें MCQ भी आएगा, इसमें 3 मार्कर भी आएगा, 4 मार्कर भी आएगा, और अगर 3 और 3 को मिलाकर अकेला बड़ा सा 6 मार्कर आ जाए तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो इस चैप्टर में मतलब ये है कि आपको इन डेप्थ हर प्रकार की जानकारी आनी चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो हमने भी अपने आज के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा है आपके लिए, स्पेशली MCQ, 3 मार्कर, 4 मार्कर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट PYQ भी मैंने डाल दिए हैं ताकि कोई भी टॉपिक इसमें मिस ना हो, राइट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं हम अपन MCQ से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन इज। सेविंग फंक्शन का आपको इक्वेशन बताना है, तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता होगा माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू इनकम। तो देखो ऐसा कहाँ पर नज़र आ रहा है, कहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें एक ही ऑप्शन में इस तरह की कहानी नज़र आ रही है, S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, है ना। D तो एक सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है ही नहीं, B भी नहीं है, और C में तो C दे रखा है। उसके बाद सेकंड है वैल्यू ऑफ APS कैन बी नेगेटिव। अब देखो APS नेगेटिव कब हो सकता है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, हमने लिख रखा है नोट्स के अंदर भी। अगर आपकी सेविंग नेगेटिव होगी तो अब तब APS नेगेटिव हो सकता है। अब सेविंग नेगेटिव होती कब है, तो उसको इनडायरेक्टली अगर यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढोगे, जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होती है तब सेविंग्स नेगेटिव होता है, और जब सेविंग्स नेगेटिव होता है तो APS नेगेटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन या एक्सीड्स इनकम, तो दैट इज सेविंग नेगेटिव है। उसके बाद थर्ड है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ C फंक्शन। तो C का एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, C का फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा C वाला, ये रहा, A प्लस बी वाई, ए मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। उसके बाद फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो अभी हमने देख लिया नेगेटिव वैल्यू सिर्फ किसकी हो सकती है, APS की हो सकती है। उसके बाद फिफ्थ है कांस्टेंट स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इंडिकेट्स दैट। अब देखो सेविंग कर्व या कंजम्पशन कर्व दोनों हमें पता है अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, कांस्टेंट स्लोप होता है, इनमें कोई शेप नहीं बनती। तो ये क्या दर्शाती है ना, कांस्टेंट स्लोप ये दर्शाती है कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये लीनियर है, ठीक है ना। तो दोनों ही बातें दिखाती है, तो मतलब बोथ कि ये स्ट्रेट लाइन भी है और ये लीनियर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक काल्पनिक इकोनॉमी में इट इज़ नोन दैट APS इज़ 0.4 और इनकम इज़ 100 और ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार इज़ 10 करोड़, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो बहुत सिंपल है, आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे आ जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले तो APS हमको दे रखा है 0.4, तो APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन वाई। अब आपको Y यानी कि इनकम गिवन है 100 करोड़, तो आप अगर S निकालना चाहते हो, मतलब सेविंग निकालना चाहते हो, तो पहले आप सेविंग निकाल लो। सेविंग आपकी आ जाएगी 40 या 40 करोड़। अब सेविंग का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस MPS इंटू वाई, है ना, मतलब इनकम। अब अगर सेविंग है 40 और माइनस C बार, मतलब यहाँ पे -10 पुट कर देता हूँ C बार की जगह, और MPS इंटू वाई हमको दे रखा है 100, ये लिख लेता हूँ। तो इसको 10 को इधर ले आता हूँ LHS में, तो 50 इज इक्वल टू MPS इंटू 100, तो MPS इससे आ जाएगा 50 अपॉन 100 यानी कि 0.5। अब देखो K का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना, K का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन MPS।
तो अगर आप MPS 0.5 जो आया उसको K के फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो K आ जाएगा 1/0.5, तो 1/0.5 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया, 2। तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन MCQ था, आप खुद भी करके देख सकते हो चाहे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, K की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद देखो 7th, इफ़ रेशियो बिटवीन MPC एंड MPS इज़ 4:1, इसका मतलब होता है कि MPC की वैल्यू है 4/5 और MPS की वैल्यू है 1/5। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज़, यानी कि अगेन आपको K की वैल्यू निकालनी है, तो K का फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, 1/MPS। तो MPS की जगह 1/5 पुट कर दोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ऑप्शन डी। उसके बाद देखो 8th, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 20%, इसका मतलब एक तरह से हो गया MPS है आपका 0.2 एंड इज कॉन्स्टेंट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम एंड सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इज़ 100 करोड़, द कंजम्पशन फंक्शन इज़। तो बहुत सिंपल है, MPS अगर 0.2 है तो MPC 0.8 हो गया, और कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इनटू MPC इनटू वाई। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है 100 करोड़ प्लस MPC कितना है 0.8 इंटू वाई, तो C इज इक्वल टू 100 करोड़ प्लस 0.8 इंटू वाई। उसके बाद 9th, एग्रीगेट डिमांड इन एन इकनॉमी में राइज ड्यू टू। अब इकनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कह रहा है बढ़ सकती है, कब बढ़ सकती है, तो AD के बढ़ने के बहुत सारे 6 रीजंस आपको वैसे लिखवाए थे, तो इनमें से एक रीज़न कौन सा है डिमांड बढ़ने का, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो मतलब नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, और नेट एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि AD का एक कंपोनेंट होता है, तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो फिर AD भी बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो 10th, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट्स इज़ ए मेथड ऑफ। अब जब इशू करती है सरकार नए करेंसी नोट्स तो इसको क्या बोलते हैं, हमने वैसे गवर्नमेंट बजट के अंदर भी कवर करना होता है, हम इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना। तो जब नए नए नोट छापे जाते हैं तो दिस मेथड इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना, प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स। उसके बाद 11th है देखो, इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकनॉमी में एग्जिस्ट एट ए सिचुएशन व्हेन। तो बहुत ही सिंपल है, इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, जब AD ज़्यादा होता है AS से, है ना, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो मतलब AD ज़्यादा है एक्सपेक्टेड वाला और जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला AD है वो छोटा है, तो AD एक्सपेक्टेड इज ग्रेटर देन AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके बाद देखो 12th, इन द गिवन फिगर व्हाट डज KT रिप्रेजेंट। तो इस फिगर में ये KT जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको ये डायग्राम देखते ही समझ आ जाएगा कि KT कौन सा गैप डिनोट कर रहा है। इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। तो बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन द गिवन फिगर व्हाट डज द KT गैप रिप्रेजेंट्स, तो ये तो हम लिख लेंगे कि ये हमारा एक्सेस डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट एनी 2 फिस्कल मेजर टू करेक्ट द सिचुएशन। अब इसके 2 फिस्कल मेजर्स बताने हैं। फिस्कल मेजर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट उठाती है एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हो कि वो टैक्सेस बढ़ा देगी, एक तो फिस्कल मेजर ये है, और दूसरा गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी, सब्सिडीज़ वगैरह। तो इन दोनों तरीके से एक्सेस डिमांड धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके बाद 13th, व्हाट कॉजेज द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्विंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम AD1 टू AD2। तो देखो कह रहा है किसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व 1 से 2 की तरफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला लेवल है A बार, वो नहीं चेंज हो रहा, वो लेवल सेम है, लेकिन स्लोप हल्का सा ऐसे डाउन हो रहा है। तो अब कंजम्पशन कर्व या AD कर्व का जो स्लोप होता है ना, वो MPC होता है बेसिकली। कंजम्पशन कर्व का स्लोप तो MPC होता है। तो अगर AD कर्व का स्लोप ऐसे कम हो रहा है तो मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं MPC कम हो रहा है। तो इसीलिए क्या ऑप्शन बन गया, डिक्रीज इन MPC, ठीक है। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 14th है
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डैश एट द पॉइंट बी एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज डैश एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर सेविंग ज़ीरो है, बी पॉइंट पर मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमें पता है एपीसी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और एपीएस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल। उसके बाद देखो 15th, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू। अगर कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगा आरबीआई तो इससे क्या होगा भाई, इससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन देंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी पैसों की, तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एडी का फॉर्मूला वेरी इजी, C+I है ना, ये तो अपने को पता ही है। उसके बाद 17th, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई दिस विल लीड टू। ये इक्विलिब्रियम से उठाया हुआ पॉइंट होता है, याद होना चाहिए कि जब एडी एएस से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि हमारी क्या होंगी, अनप्लैंड इन्वेंट्रीज जो हैं वो डिक्यूमुलेशन में रहेंगी, यानी कि कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मतलब हमारे पास इन्वेंट्रियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी अनप्लैंड वाली। उसके बाद 18th, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब इक्विलिब्रियम होता है तो C इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू C+I होता है, या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, AD इज इक्वल टू AS या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरा वाला दे रखा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये तो सिंपल। उसके बाद देखो स्टेटमेंट एनालिसिस क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी छोटे छोटे 1 नंबर में पूछ लेता है। 19th में पूछ रहा है स्टेटमेंट 1, AD एंड मार्केट डिमांड आर वन ऑफ द सेम थिंग। चलो तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मार्केट डिमांड तो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड तो पूरी इकनॉमी की होती है, मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, AD इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड इज जनरली मेजर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो पहली बात गलत है, दूसरी बात सही है, तो ऑप्शन डी स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। उसके बाद देखो 20, बताओ जल्दी से। स्टेटमेंट 1 में लिखा है इफ़ प्लान डिमांड शॉर्ट्स प्लान ऑफ प्लान्ड आउटपुट, मतलब वही एडी कम रह जाए अगर एएस से, देन देयर विल बी प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बिल्कुल सही है, डिमांड अगर कम रहेगी तो फिर प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 2 में कह रहा है y इज इक्वल टू AD इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हाँ सही है, यही होता है, y मतलब AS, तो AS और AD बराबर होने चाहिए, यही इक्विलिब्रियम है। तो दोनों ही बातें सही कह रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद देखो 21, सपोज इन एन इकनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग मतलब वही AD आर ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट मतलब AS। AD जो है AS से बड़ा है, तो कह रहा है बताओ सही ऑप्शन बताओ क्या होगा। डिक्रीज इन प्लान इन्वेंट्री, हाँ ये तो हो गई। राइज इन नेशनल इनकम, हाँ ये भी होगा। डिक्रीज इन रियल आउटपुट तो नहीं होगा, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, है ना। डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज कम होंगी। तो 1 और 2 तो सही कह रहा है, बाकी 3 और 4 गलत कह रहा है। उसके बाद देखो 22, स्टेटमेंट 1 में लिखा है व्हेन AD इज लेस देन AS प्लान इन्वेंट्री राइज अबव द डिजायर्ड लेवल, है ना। तो देखो ये तो गलत हो गई बात, राइज क्यों होगा, फॉल होगा बल्कि, है ना, क्योंकि AD कम है तो इन्वेंट्री कम रह जाएगी। और स्टेटमेंट 2, इफेक्टिव डिमांड रिफर्स टू द दैट लेवल ऑफ AD विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू AS। हाँ यही होती है डेफिनेशन। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है वो वाला AD जो इफेक्टिव हो जाता है जब वो AS के बराबर हो जाता है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन कौन सा बन गया, डी। चलो उसके बाद देखो 23, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो गलत बात है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो वो होता है जिसमें लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते, आपकी तरह जो होते हैं ना कामचोर, उसका AD या डेफिशिएंट डिमांड से कोई मतलब नहीं। और दूसरा कह रहा है डेफिशिएंट डिमांड अकर्स ड्यू टू फॉल इन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हाँ ये सही है,
डिमांड कम रहने के पीछे यही कारण होता है कि कंजम्पशन कम है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, क्योंकि ये एडी के कंपोनेंट्स हैं, और अगर ये कम रह जाएंगे तो फिर बेचारा एडी भी कम रह जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। तो 1 तो गलत है लेकिन 2 सही है, तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, 1 इज़ फॉल्स। उसके बाद देखो 24, इसमें भी स्टेटमेंट पहचानना है बस, फिर हमारे नॉर्मल 3-4 मार्क्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बिल्कुल सही बात है, एक्सेस डिमांड जो है वो हमारे आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि इकोनॉमी तो ऑलरेडी फुल लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर तो अपने फुल आउटपुट पर काम ही कर रहा है। और सेकेंड लिखा है एक्सेस डिमांड लीड्स टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। बिल्कुल सही, ये भी हमारा एक्सेस डिमांड का एक इफेक्ट है, हमने पढ़ रखा है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। तो दोनों बातें हमें बिल्कुल ही सत्य वचन दे रखी हैं, तो ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो तो क्लियर हो गया, देखो कितने सिंपल है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 3 या 4 या 6 नंबर के ब्रेकअप में 3+3 के, तो वो करते हैं क्या क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़। तो इस तरह की लाइन का मतलब होता है कि एक तरह से डेल्टा आई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है ना, तो ये मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों की पहचान होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, तो ये 0.8 है ना। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग, मतलब आपको डेल्टा वाई और डेल्टा एस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो आप पहले चाहो तो k निकाल लो, 1/1 माइनस MPC सॉल्व कर लो, तो k आपका आ जाएगा 5, ठीक है। अब k का दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है और डेल्टा आई हमको दे रखा है, कितना है 400 करोड़। तो देयरफॉर डेल्टा एस यहाँ पे डेल्टा वाई आपका आ गया 400 × 5 2000 करोड़, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई आ गया। अब डेल्टा एस निकालना है, तो आप उसके लिए MPS ले लो। MPC आपको 0.8 दे रखा है, तो इसका मतलब MPS हो गया 0.2। MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस तो फाइंड करना है, डेल्टा वाई आपके पास है 2000, तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो डेल्टा एस आ जाएगा 400, तो ख़त्म। सो इजी, कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा वाई आ गया 2000, डेल्टा एस आ गया 400, तो छोटा सा न्यूमेरिकल। इसी तरह 26, इफ़ MPC इज 0.75 फाइंड मल्टीप्लायर, तो सीधा निकाल लो 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75, तो ये आ गया 4 टाइम्स, बस तो K आ गया। उसके बाद 27, स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और आपको बताया भी था हाउ डू दे बिहेव इन जनरल। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ए बार। अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को जोड़कर हम कहते हैं होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। और ये कैसे बिहेव करते हैं इन जनरल, दोनों ही सेम तरह से बिहेव करते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब है ज़ीरो इनकम पर जो आप कंज्यूम करते हो वो चेंज नहीं होता, है ना। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का भी मतलब है कि जो इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल सेम रहती है थ्रू आउट द मतलब एनी लेवल, तो वो भी कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं होती। तो बस ये इनका बिहेवियर है। बाकी 28 में पूछ रहे हैं डिस्टिंग्विश कर दो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो इसमें दोनों के मीनिंग लिख लेना। वॉलेंटरी मतलब जो खुद काम नहीं करना चाहते, और इनवॉलेंटरी मतलब जो काम तो करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिलता नहीं है। दूसरा डिफरेंस ज़रूर लिखना, वो इम्पॉर्टेंट है कि लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री में हम वॉलेंटरी वालों को इंक्लूड नहीं करते, लेबर फोर्स में हम इनवॉलेंटरी वालों को इंक्लूड कर लेते हैं। बस मेन चीज़ ये। बाकी 29 ये छोटे थे 3 नंबर के न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आपको वही ए बार दे रखा है 200, MPS दे रखा है 0.7 और नेशनल इनकम दे रखा है 1000 करोड़। ठीक है, अब कैसे चेक करोगे, देखो इन दोनों से निकाल लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है, आप नोट कर सकते हो कि इनकम जो है
वो ए बार अपॉन एम पी एस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, मैंने तो नोट्स में लिखवा रखा है कि इक्विलिब्रियम पर y इज इक्वल टू ए बार अपॉन एम पी एस। अब ए बार आपको दे रखा है 200 और एम पी सी अगर 0.7 है तो एम पी एस कितना हो गया 0.3, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करके y निकालते हो तो y कितना आएगा, इसको सॉल्व करके अगर आप y निकालोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, करो सर सॉल्व आप ही करो, तो पॉइंट्स में आ रहा है ये वाला तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट में आ भी रहा है तो 666.66 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ रही है इक्विलिब्रियम इनकम, जबकि उसने दे रखी है नेशनल इनकम 1000 करोड़, तो ये तो बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं है ना। तो ये पता लग गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला y अलग आ रहा है और उसने जो y दिया है वो अलग आ रहा है। बाकी ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, ये मैं बता देता हूँ किस तरह का आता है। जैसे 30th में लिखा है टैक्सेस हेल्प टू कर्ब डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब क्या हम टैक्सेस की हेल्प से डिफ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, ये तो एक फिस्कल मेजर होता है टैक्सेस का, और अगर सरकार टैक्स को कम कर देगी तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा पहुँचेंगे, मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी और इस वजह से डिफ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो बस आपको इसमें ये बताना है कि सरकार टैक्सेस को कम कर देगी। उसके बाद देखो 31 है, व्हाट पॉसिबल फिस्कल पॉलिसी कैन बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर एंड इनकम टू करेक्ट। अब एक्सेस डिमांड होगा तो आप बता दोगे कि सरकार टैक्स बढ़ा देगी और अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी। डेफिशिएंट डिमांड होगा तो इसी का उल्टा कर देंगे ताकि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए और सिचुएशन ठीक हो जाए। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, करेक्शन वाला, इसके सारे मेजर एक बार आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो 32, इन एन इकोनॉमी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एक्स पोस्ट सेविंग्स। मतलब कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं सेविंग से कम है, तो इससे क्या होगा। तो ये वो वाली इक्विलिब्रियम की कहानी लिखनी है कि जब इन्वेस्टमेंट छोटे रह जाते हैं सेविंग से, तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो है वो कम इन्वेस्ट कर रहा है और कंज्यूमर जो है वो सेव ज़्यादा कर रहा है, मतलब बचत ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि वो खर्चे कम कर रहा है। तो ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि डिमांड कम है, और डिमांड कम होने का मतलब ये है कि इन्वेंट्रीज जो होंगी, है ना, वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, अनप्लैंड इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। बस तो ये फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ गिवन सिचुएशन ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो इसका प्रभाव पूछ रहा है क्या पड़ेगा, तो सब प्रभाव है कि आउटपुट लेवल्स कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम हो जाएंगे, इनकम लेवल्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि डिमांड कम है। फिर दूसरा है डिफाइन डेफिशिएंट डिमांड, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, और डायग्राम बनाना है। बाकी 33 ये आपको घर से याद करके जाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूजिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इलेबोरेट द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें आपको पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताना है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, और इसकी वो वर्किंग बतानी है जिसमें हमने ये दिखाना होता है कि इनिशियली जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो 100 करोड़ की, तो वो राउंड 1 में किसी ना किसी की इनकम बनती है, उसमें से कुछ या तो कंज्यूम हो जाएगी और बचा हुआ सेव हो जाएगा, मान लो 20। फिर जो कंज्यूम होता है वो अगले राउंड में फिर से किसी की इनकम बन जाएगी और वो अपना 80% कंज्यूम कर लेगा और बचा हुआ सेव कर लेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस तब रुकता है कि जब सेविंग का टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है, और प्रोसेस रुकने के बाद इनकम का टोटल 5 गुना बन जाता है और कंजम्पशन 400, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हम शो कर देते हैं कि भाई वो है हमारा 5 टाइम्स। और फिर उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव भी बताना है कि के को निकालने का एक फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी के 5 टाइम्स आ जाता है। तो बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग दिखानी होती है टेबल के माध्यम से। ये एग्जाम का एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बस तो ये अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार खुद भी करके देख लोगे, हाथों से लिख कर सॉल्व करके, तो आपको सारे टॉपिक, सारी वैरायटीज़ में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि डिटर्मिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको लेकर आऊँगा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तब तक ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।